आकाशवाणी सूरतगढ़ सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम एक मशीन की तरह लगातार चलते जाते हैं और भूल जाते हैं कि जिस मशीन को हम निरंतर काम में ले रहे हैं उसे भी रोग आदि चपेट में ले लेते हैं। उसे भी जरूरत है ठहराव की, देखभाल की। श्रोताओं, त्वचा भी हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग है जो हमें एक बाहरी आवरण प्रदान करता है और हम इसकी सार संभाल भी खूब रखते हैं। फिर भी कभी कभी त्वचा संबंधी विकारों की भी हम चपेट में आ जाते हैं। त्वचा संबंधी रोग क्या है, किस तरह से होते हैं और इनसे क्या बचाव किया जाता है, इस संबंध में बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लोकेश अनुपानी को। आप चर्म एवं यौन रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगढ़ में। डॉक्टर लोकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि त्वचा संबंधी रोग होता क्या है, इसकी बेसिक परिभाषा क्या है कि किसी को त्वचा रोग हो गया है, उसको हम कैसे पहचानेंगे और मुख्यतः कितने प्रकार का ये होता है? त्वचा रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक ब्रॉड कैटेगरीज में बांटे इनको, तो संक्रामक और असंक्रामक। जी। संक्रामक रोगों में ऐसे रोगों को अपन रखते हैं जिनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। जी। वो किसी भी तरीके से, जैसे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, छूने से, ऑब्जेक्ट से, किसी भी तरीके से। जैसे इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसके बीज, तीनियां, दाद, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि संक्रामक होती हैं। दूसरा बात करें असंक्रामक रोग, इनमें भी अपन दो कैटेगरीज रख सकते हैं। जैसे एक्यूट डिजीजेज जो कि 5, 7, 10 दिन के अंदर होती हैं। दूसरा होती है क्रोनिक डिजीजेज जो लंबे टाइम तक चलती हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो अपन सोराइसिस हुआ, एक्जिमा हुआ, या एलर्जीज हुई विभिन्न प्रकार की त्वचा में, तो ये लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं। ये संक्रामक नहीं होती है। इनके इटियोलॉजी यानी कि कारणों में अपन जाएं तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ इनमें से ऑटो इम्यून होती हैं, यानी अपने शरीर का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र होता है वो अपने ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है, जिससे वो बीमारियां उत्पन्न करता है त्वचा में। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये मुख्यतः दो प्रकार से आप इनको बांट सकते हैं। डॉक्टर लोकेश, हम जानना चाहेंगे कि क्या चर्म रोग भी मौसम के अनुसार होते हैं? जैसे सर्दियों में बढ़ गए या गर्मियों में बढ़ गए, क्या इनसे कोई फर्क पड़ता है? और जबकि अब गर्मियां शुरू हो चुकी है तो न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं कि चर्म रोग के मरीज बढ़ रहे हैं, उसकी क्या कारण है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल नवीन जी, जैसे अपन देखते हैं कि फसलें मौसमी होती हैं, मौसम के अनुसार फसलें अलग अलग होती हैं, इसी तरीके से चर्म रोग भी मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जब हम दैनिक आउटडोर में बैठते हैं, मरीज देखते हैं, तो एक पर्टिकुलर मौसम में एक विशेष बीमारी के मरीज ज़्यादा आते हैं जी। दूसरे मौसम में दूसरी विशेष बीमारी के मरीज ज़्यादा आते हैं। जैसे हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में मुख्यतः जो है पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन के पेशेंटों में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। दाद जो कि किसी फंगस के इन्फेक्शन से होता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में टीनिया भी बोलते हैं। ये कई तरह का हो सकता है, चेहरे का अलग, बॉडी का अलग, जेनिटल पार्ट्स का अलग। तो ये मुख्यतः गर्मियों में बहुतायत से मिलता है। इसके अलावा सर्दियों में बात करें तो सर्दियों में स्केबीज नाम के रोगी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके अलग लक्षण होते हैं। तो ये सीजनल वेरिएशंस चलता रहता है और इसका मुख्य कारण मौसम में परिवर्तन ही होता है। और जैसा आप बात कर रहे थे कि इन दिनों में अभी एक मैं बात करना चाहूँगा अपने सूरतगढ़ क्षेत्र लोकल, यहाँ पिछले 15 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक विशेष बीमारी जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में इंसेक्ट बाइट रिएक्शन कहते हैं जी, उसके रोगियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। इसका कारण जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जैसा मैंने पेशेंट से हिस्ट्री ली, लगभग 50 से 100 एवरेज पिछले 10 दिन में रोगी आ रहे थे। तो उनसे हिस्ट्री लेने पर मैंने पाया कि अपने गाँवों में फसलों को स्टोर करने का प्रचलन है, जैसे ग्वार, कपास, नरमा, सरसों। तो किसान क्या करते हैं कि अधिक मूल्य का वेट करते हैं, जब बाजार मूल्य अधिक हो तब बेचें, उस चक्कर में वो फसलों को स्टोर करते हैं घर में ही अपने। तो इस वजह से लंबे समय तक वो फसलें रखने की वजह से उनमें कुछ विशेष प्रकार के कीटाणु, खटमल या पिस्सू पनप जाते हैं जो ह्यूमन्स को बाइट करते हैं, आदमियों को। तो जिस वजह से बॉडी पर उनके लाल रंग के चट्टे, दाने, खुजली हो जाती है। और इन दिनों में ये पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जी। तो मेरी ये थोड़ा सा ग्रामीणों से अपील रहेगी कि अगर आपके घर में ऐसी कोई फसल या पिस्सू या खटमल नोटिस करते हैं तो उन्हें एक दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दें, और अगर ऐसा खटमल पिस्सू है
तो उनको थोड़ा अपने घर से दूर सावधानी पूर्वक स्थानांतरित कर। जी, मतलब आपका कहना है कि यदि वो जो फसल का स्टोरेज जो कर रहे हैं उसको अगर जहाँ उनका रहवास है उससे थोड़ा दूर रखेंगे तो इस तरह की समस्या से बचा जा सकता जी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया स्केबीज रोग का। जी। स्केबीज रोग क्या है? स्केबीज के बारे में मैं मुख्यतः इसके लक्षणों की बात करना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, जो मुख्य लक्षण है उसमें पेशेंट को रात को खुजली ज़्यादा होती है। जी। ज़्यादातर जो खुजली की जगह है वो उंगलियों के बीच वाली जगह, जननांगों के आसपास छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जिसमें खुजली आती है और रात को खुजली ज़्यादा आती है और पूरे के पूरे परिवार चपेट में होते हैं। ये भी एक तरीके के माइट से होने वाली बीमारी है जिसे खटमल या पिस्सू कह सकते हैं। अच्छा। वो उंगलियों के बीच में, जननांगों में या नाभि के आसपास रहता है और रात को खुजली ज़्यादा होती है उसमें। तो इसमें मेरी राय ये रहेगी कि एक तो ये चूंकि संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलने वाला रोग है। जी। अगर अपन संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर पर मैं जैसे मान लो 5-7 घंटे बिता दूं तो वो मुझे भी हो जाएगा। अच्छा। तो एक तो इसमें शरीर को अपने को तौलिया, कपड़े, साबुन, तौलिए सब अलग रखने हैं मेरे रोगी को। जी। और दूसरा, जब भी इलाज ले सबका एक साथ ले, क्योंकि एक भी व्यक्ति का इलाज ले लेते हैं अपन, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है लेकिन दूसरे से वापस इन्फेक्शन हो जाता है। जब तक सबका इलाज एक साथ नहीं लिया जाता है तब तक ये बीमारी घर से नहीं जाती है। इलाज लें पूरा, इसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूर्णतः निःशुल्क इलाज है इस बीमारी का। जी। एक सस्ता सा सिंपल सा लोशन आता है जिससे ये कीटाणु एक बार में ही मर जाते हैं, उसको 7 दिन से लगाना होता है लोशन। इसके लिए बिस्तरों वगैरह का भी कोई साफ सफाई की जरूरत है? बिल्कुल, बिस्तरों को, कपड़ों को, चादरों को, तौलियों को, पिल्लो कवर को गर्म पानी में उबाल के धो के धूप में सुखाना है। जी जी। डॉक्टर साहब, सामान्यतः देखा जाता है कि चर्म रोग को हम संक्रामक ही मानते हैं, तो वो किस तरह से फैलते हैं और उनसे क्या बचाव किया जा सकता है? जैसा मैंने बताया, फैलने के मुख्यतः ये 3-4 कारण होते हैं, जैसे पानी से, हवा से, ड्रॉपलेट से, संक्रमित व्यक्ति के सामान के उपयोग से। इसके अलावा ये अपने बिस्तर से, मुख्यतः इन्हीं चीज़ों से ही फैलता है। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों में भी आजकल देखने को मिलता है कि चर्म रोग हो जाते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं और उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? छोटे बच्चे मिट्टी में, धूल में ज़्यादा खेलते हैं तो उनमें थोड़ा संक्रामक रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा एलर्जीज की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो संक्रामक रोगों में जैसे कुछ बैक्टीरिया जनित रोग जैसे फोड़े फुंसी, वायरस जनित रोग जैसे मोलस्कम हुआ, वार्ड्स हुए, मस्से जिनको बोलते हैं, ये काफ़ी बहुतायत में पाए जाते हैं बच्चों में। इसके अलावा जो मेन जिक्र करना चाहूँगा, एक एटोपिक डर्मेटाइटिस नाम की डिजीज होती है जी। जो बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसमें हम यही अब तक जो समझ पाए हैं वो ये है कि बच्चों में अपने स्किन में जो एक तेल की त्वचा की एक लेयर होती है, जी। कई बच्चों में इस लेयर की डेफिशिएंसी होती है जिस वजह से उनकी बॉडी में जो वाटर लेवल होता है वो एनवायरनमेंट में एवेपोरेट होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे बच्चों की त्वचा ड्राई हो जाती है। जी। इसके लिए राय ये रहेगी कि अपने जो बच्चे एटोपिक होते हैं यानी जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन दिन में 3 बार 4 बार तक भी वो मॉइस्चराइजर अप्लाई करें तो ठीक रहेगा उनके लिए। इस मॉइस्चराइजर के रूप में क्या हम जैसे नारियल का तेल इसके लिए एक बहुत ही अच्छी अल्टरनेट है। नारियल के तेल को दिन में 3 बार 4 बार लगाए रखेंगे तो जो बॉडी का जो वाटर लेवल है, स्किन का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। फंगस इन्फेक्शन के बारे में हम बहुत बार सुनते हैं कि दाद हो गया, खुजली हो गई। स्किन डिजीज जो है वो गर्मियों में काफी देखने को मिलती है क्योंकि हम पसीने में तरबतर रहते हैं। इसके लिए क्या सावधानियां रखें कि इनसे बचा जा सके? जी, इसमें मैं मुख्यतः 3-4 बातें बताना चाहूँगा। एक तो इसमें शरीर को अपने को गीला सीला नहीं रखना होता है किसी भी फॉर्म में, जी। ना तो पसीने के रूप में, ना वो साधारण पानी या बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से जो गीलापन आता है। शरीर को सूखा रखना होता है क्योंकि जब जब बॉडी में नमी आएगी ये फंगस का इन्फेक्शन हमेशा फैलेगा। मेरा ये निवेदन रहेगा ग्रामीणों से कि जब भी आपको काम करते हैं पसीना आता है, 2 बार आए 2 बार पोंछिए, 10 बार आए 10 बार पोंछिए, ड्राई रखिए शरीर को। दूसरा, इसमें एक जो अपने मेडिकल स्टोर से लेके कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स वाली जो ट्यूबें आती हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स वाली। जी, ऐसा तो देखने को मिलता है कि आजकल थोड़ा बहुत भी स्किन पे कुछ हो गया तो हम जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, तो उससे क्या खतरा है? बिना डॉक्टर की सलाह के टॉपिकल स्टेरॉइड वाली क्रीम कभी भी अपने को शरीर के किसी भी हिस्से पर नहीं लगानी चाहिए। इनसे टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिलता है पर अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म में दूरगामी परिणाम जो हैं इसके वो घातक होते हैं। दूसरा, इसमें मैं बताना चाहूँगा, खाने पीने का कोई ज़्यादा विशेष रोल नहीं होता है फंगस का। गाँवों में भ्रांतियाँ रहती हैं
कि खटाई खाने से या इन चीज़ों को खाने से ये चीज़ बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ गीला शीलापन ही मुख्य जो कारण है इसका। खट्टेपन से या ठंडा या गर्म जो मर्जी आप खाइए, लेकिन गीले चीलेपन से बचाव रखिए। जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका लगभग 3 महीने का हम कोर्स मान के चलते हैं। 3 महीने में ये काफ़ी हद तक जड़ से ख़त्म हो जाती है अगर अपन प्रॉपर तरीके से चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह से इलाज लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि चर्म रोग लाइलाज तरह के होते हैं, कुछ समय बाद फिर वापस उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो हमेशा ठीक हो जाते हैं। जी जो भी क्रोनिक डिजीज हैं, चाहे वो चर्म रोग से संबंधित ही नहीं, मेडिकल की जो अन्य ब्रांचेज हैं उनकी भी बात करूं तो जो इन्फेक्शंस हैं आप ठीक कर सकते हो, जैसे बुखार हुआ, पीलिया हुआ या इस तरीके की जो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, वो लाइफ लॉन्ग होती हैं, जड़ से नहीं जाती हैं। लेकिन उनको भी हम काफ़ी हद तक अगर प्रॉपरली डॉक्टर के एडवाइस से उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि क्रीम्स या कॉस्मेटिक्स जो हम यूज करते हैं गोरे होने की, महिलाओं में स्पेशली देखा जाता है कॉस्मेटिक्स का खूब यूज किया जाता है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नवीन जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। गोरा होने के लिए किसी सहेली की सलाह पर या किसी अपने रिश्तेदार की सलाह पर मेडिकल से लेके स्टेरॉइड्स वाले ट्यूब्स का इस्तेमाल करती हैं। इनको जब तक वो लगाती हैं एक बार तो बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है चेहरे पर, जी वो और ज़्यादा एडिक्टेड हो जाती हैं उसके प्रति। उनको लगता है कि मेरे हाथ में कोई जादुई छड़ी लग गई है और मेरा रंग गोरा होता जा रहा है, लगाती रहती हैं। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद उसके प्रतिकूल प्रभाव सामने आना शुरू हो जाते हैं। उसके स्टेरॉइड्स की वजह से जो ऐसी लेडीज़ जो लॉन्ग टर्म लगाती हैं, चेहरे की त्वचा का पतला होना, चेहरे पर झुर्रियों का पड़ना, चेहरे पर बाल आना, चेहरे पर खून की नलकियों का दिखना, धूप में जाने पर जलन होना, चेहरे पर दाने निकल जाना, तो ये प्रतिकूल प्रभाव सामने आना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन वो सोचें कि 2 दिन मैं नहीं चलाऊं तो उनके चेहरे पर खुजली जलन चालू हो जाती है। वो चाह कर भी इसको छोड़ नहीं पाती हैं। ऐसा करते करते एक लेवल पे चेहरे का बिल्कुल पूरी तरीके से चेहरे की त्वचा की एट्रोफी हो जाती है। ट्यूब्स को छुड़वाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी महिलाओं से या पुरुषों से कि वो इस तरीके से मेडिकल से स्टेरॉइड्स वाली ट्यूब्स लेकर डायरेक्ट नहीं लगवाएं। इसका बाद में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है शरीर। एक बार तो टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है कुछ समय के लिए। जी, बहुत ही जरूरी बात बताई आपने, जिसके बारे में हम सभी को अवेयर रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी त्वचा का ख्याल रखें? जी, त्वचा में देखो सबसे पहले साफ सफाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप दिन में 2 बार नहाइए। नहाने के बाद शरीर को सुखाना बहुत ज़रूरी है। एक जो बुर वाला टॉवल आता है उसका यूज़ करिए। जी पूरे हर बॉडी पार्ट्स को सीधे ही कपड़े नहीं पहनिए, नहाने के तुरंत बाद उसको सुखा के फिर कपड़े पहनिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। नेल्स को अपने बिल्कुल काट के रखिए, क्योंकि अपन जब खुजली आती है तो नेल से खुजली करते हैं तो वो एक तो त्वचा को क्षतिग्रस्त कर देता है। जी। उससे एक बार टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बाद में त्वचा और ज़्यादा काली और ज़्यादा मोटी हो जाती है। कभी खुजली आए भी शरीर पर तो टॉवेल से करिए या सूती कपड़े से करिए। टाइट कपड़े नहीं पहने, सूती कपड़े पहने। इनर गारमेंट्स भी आपके सूती होंगे तो थोड़ा बहुत जो पसीना आएगा उसको सोख सकते हैं। टाइट जीन्स पहनने से, टाइट लेगिंग्स पहनने से पसीना ज़्यादा आता है, उससे ये चर्म रोग फैलने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। साबुन, तौलिया, कपड़ा अपना सबको अलग यूज़ करना ही चाहिए। बहुत सारे चर्म रोग जो हैं वो संक्रामक होते हैं। जी, डॉक्टर लोकेश अनुपानी, आप स्टूडियो में पधारे, हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।